हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मैं चाहता हूं कि ये मुलाकात हम लोगों की सुखद रहे और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सार्थक प्रयास रहे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? एवरीबॉडी, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए, अच्छी बात है। मेरे सिस्टम में आवाज आ गई है और होप के आप लोग भी सुन पा रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं IAS प्री 2024 के लिए इकोनॉमी का एक नया प्रोग्राम। हालांकि प्रोग्राम पुराना ही है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया है सिर्फ आपके 2024 को टारगेट करते हुए। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे इकोनॉमी के सभी कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, खासकर जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी को लेकर के। जहां से आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे टर्मिनोलॉजी के बेस पर मिलेंगे आपको। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है टर्मिनोमिक्स, टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा। तो काफी सारे क्वेश्चन उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी शब्दावली को लेकर के बनते हैं। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आपको ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसमें एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है उन सभी को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, डिटेल में चर्चा भी करेंगे, कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और साथ के साथ इसमें पिछले 15 साल से ज्यादा के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और बताएंगे कि इनका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से इनका आपका रिवीजन करना चाहिए। तो एक साथ सोचिए ये प्रोग्राम आपके लिए कितना फ्रूटफुल होने जा रहा है कि आपको थ्योरी भी मिलेगी, साथ के साथ उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे। सोचिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जनरली प्रोग्राम्स चलते हैं, कोर्स चलते हैं, आपने देखा होगा, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है या फिर थ्योरी। और हम लोग इसमें दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। आराम से इनको करिए, आराम से समझिए, कंसेप्ट भी समझिए, टॉपिक भी समझिए और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग बहुत दिनों से मेरे से लगातार जुड़े हुए थे, लगातार कह रहे थे कि सर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करिए, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करिए टर्मिनोमिक्स को, जिससे कि हम लोगों को हेल्प मिल सके। जिन लोगों ने मेरी टर्मिनोमिक्स की पिछली क्लासेस देखी थी, जिनमें मैं प्री और मेंस दोनों के कंसेप्ट को लेकर चल रहा था, उन लोगों को पता होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। उसी तरीके से मेरा कंसेप्ट यह है कि इसमें जो पढ़ाऊं आपके 2024 का जो प्री का एग्जाम है, जिसे हम पहला द्वार कहते हैं, वो आपके सामने खुले। ओके, तो चलिए आज हम लोग पहला लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, पुनः बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। ओके, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारा पहला लेक्चर टर्मिनोमिक्स को लेकर के है और इसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्टोरल डेवलपमेंट में, यानी कि क्षेत्र विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम कृषि की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, कृषि से हम यहां से शुरू करेंगे और कृषि के बाद आधारभूत संरचना, उसके बाद आपका इंडस्ट्री, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद शेयर मार्केट, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, जहां से आपके प्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर आपके अन्य सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनको हम एक एक करके कंप्लीट करते चले जाएंगे, सारे सेगमेंट को कवर करते चले जाएंगे, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो आज हम लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके सभी डायमेंशंस को देखने की कोशिश करेंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए। आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कृषि के बारे में बताने की
कि कृषि को हमें कैसे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। किताबों में तो अलग अलग तरीके से दे रखा है। आप में से अधिकांश लोग कृषि को लेकर के व्यवस्था से जुड़े हुए भी होंगे, अधिकांश लोग हो सकता है खेती किसानी करते भी हों, लेकिन आज जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तब आप लोग सोचेंगे कि क्या इस तरह से हमको पढ़ने की सोचने की जरूरत है। आखिर इसका सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, वो सब आज आप लोगों में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, कृषि, ठीक। और इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में ध्यान रखना दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां जो भी कृषि क्षेत्र में है वो, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जो पॉइंट है, जिसे हम कह सकते हैं पशुपालन। ये जो चीजें हैं इसको आप लोगों की समझने की चीज जरूरत है। इन दोनों से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कृषि से भी और पशुपालन से भी। ये मत सोचिएगा कि कृषि पढ़ना है पशुपालन क्यों पढ़ें। हो सकता है पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आ जाए आपके, वो भी इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि पशुपालन जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मूलभूत अवधारणा है, इसी पर निर्भर है, इसी से इंटरलिंक है। एक किसान जो होता है वो दोनों काम करता है। कृषि से चारा मिलता है, उनके पशुओं को पालता है, और वहां से उन पशुओं को पालने के बाद उसको गोबर की खाद मिलती है। सोचिए, बहुत सारा वेस्टेज बचता है, उससे खेती करता है और अपने लिए दूध भी इस्तेमाल करता है, उसका मांस भी इस्तेमाल करता है। अगर मुर्गी पालता है तो सोचिए अंडे इस्तेमाल करता है। जमीन के, कृषि के भूमि के छोटे से हिस्से में एक तालाब बनाता है, उसमें मछली पालन भी कर सकता है। कृषि के छोटे से हिस्से में पोल्ट्री फार्म और तमाम तरह की चीजें बना सकता है। यानी कुल मिलाकर के दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए दोनों चीजें इसमें आएंगी और दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कृषि गतिविधियों के बारे में। यह ध्यान रखिएगा, अगर हम कृषि गतिविधियों के बारे में बात करें तो यहां पर समझिएगा कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या और कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, उसको आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहली हम बात करें तो कृषि। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि आपको कृषि की जरूरत क्यों है, आप कृषि क्यों करते हैं, भारत सरकार कृषि पर फोकस क्यों करती है। आपको पता है आपके सिलेबस में, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, उसमें 10 पॉइंट यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है इकोनॉमी का, 10 पॉइंट में, और 10 में से 6 पॉइंट आपके इकोनॉमी से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी के मेंस में इकोनॉमी से सारे सेगमेंट मिलाकर के, सभी पेपर मिलाकर के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के। उनमें से सोचिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के होते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर। इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में भी कोई परेशानी ना हो और किसी तरह की कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है ना। तो पहली बात आती है कि आखिर हम कृषि को क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है हमको कृषि को पढ़ने की। सीधी सी बात है, यानी कि हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कृषि का महत्व क्या है, किस लिए हम कृषि पर फोकस कर रहे हैं, हमारी सरकार क्यों फोकस कर रही है। तो सामान्य तौर पर देखिएगा, मैं आज आप लोगों को इसका पूरा एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चार्ट को देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि सर सारे क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे और इसी क्रम से आएंगे, अब कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, यह गारंटी है। कृषि का महत्व, सबसे पहले हम बात करें कृषि के महत्व में, तो कृषि हम जो करते हैं उसका पहला कंसेप्ट है खाद्य सुरक्षा को लेकर के। किसको लेकर के? खाद्य सुरक्षा को लेकर के। यानी कि हमें पहले भोजन चाहिए, उसके बाद हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए, को क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, और तीसरा हम कहें तो इससे संबंधित लोगों को कम से कम एक न्यूनतम आय का साधन यानी कि रोजगार चाहिए। ध्यान रखिएगा,
तो ये 3 चीजें हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी खाद्य सुरक्षा। अगर इस खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कृषि कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये समझिएगा, अब यहीं पर मैं एक एक करके सारी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब यहीं पर चार्ट बनाते चलिए, समझ लीजिएगा कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपको किन किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये बताइए। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, ठीक है ना। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जितनी हमें जरूरत है उतना खाद्यान्न होना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक चीज और भी है, इसकी उचित कीमत भी होनी चाहिए। उचित कीमत पर उपलब्ध भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास खाद्यान्न तो बहुत है लेकिन इतना महंगा है कि हम खरीद ही ना सके, तो भी उसे खाद्य सुरक्षा नहीं कहते। खाद्य सुरक्षा तब कहेंगे जब हमारी पहुंच में हो, यानी कि कह सकते हैं कि हमारी पहुंच हो। पहुंच का मतलब होता है कि हमारी रेंज में हो, हमारी कीमत के अंदर आ जाए हमको, उसको कहते हैं खाद्य पहुंच, फूड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना। 2 चीजें। अब बात आती है कि खाद्य पहुंच, यहां पर भी हम बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न की व्यवस्था। और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न कब हो सकता है? ध्यान रखना, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आपको 2 कंडीशन में मिल सकता है। ध्यान रखिए, भारत के संदर्भ में पर्याप्त मात्रा में। अब कहोगे खाद्य सुरक्षा भारत के लिए क्यों है? कारण है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कारण है कि भारत की जनसंख्या 143 करोड़ के आसपास हो चुकी है। जनसंख्या कितनी हो चुकी है? लगभग 143 करोड़ के आसपास। और ऐसे में इतने करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कहां से और कैसे उपलब्ध कराएंगे? इसीलिए कृषि का महत्व सबसे ज्यादा इस पर है। आराम से समझिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत कूल होकर के सारी चीजों को समझते हुए। अगर इसको समझ लिया तो प्री का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा जाता है वो भी आप मिस नहीं करेंगे। ध्यान रखना, हमें एग्रीकल्चर में 2 क्लास लगे, 3 क्लास लगे, 4 क्लास लगे, हम छोटी से छोटी योजना, बड़ी से बड़ी योजना, बड़े से बड़ा प्रोग्राम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे इसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। ये मत सोचिएगा कि ये सब कुछ पेड क्लास में ही होता है। आपके लिए यूट्यूब पर भी हम उसी तरीके से क्लास उपलब्ध कराते हैं जिस तरीके से हम पेड में करा रहे हैं। समझिएगा, डिटेल में आराम से पढ़िएगा। तो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 143 करोड़ की जनसंख्या है। अब ये आएगा कहां से? इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न को आयात कीजिए विदेशों से। अगर आपके यहां पैदा नहीं होता तो आयात कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपना जो उत्पादन है, उत्पादन को बढ़ाना है, या तो ये काम करिए। 2 चीजें हो गई, या तो आयात कीजिए या फिर उत्पादन बढ़ाइए, तब इतनी बड़ी जनसंख्या को आप खाद्य सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन साथ के साथ उचित कीमत पर भी होनी चाहिए, ध्यान रखना, ओके। और यहां उचित कीमत पर संदर्भ में समझिएगा, यहीं पर मैं 2 चीज और बता दे रहा हूं, इसको यहीं की यहीं समझ लीजिएगा। उचित कीमत पर ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपके पास जो 143 करोड़ जो जनसंख्या है, ध्यान रखना, जनसंख्या भी 2 तरह की है। जनसंख्या भी कितने तरीके की है? 2 तरह की है। एक सामान्य जनसंख्या, ध्यान रखना, और एक है बहुत गरीब जनसंख्या।
मेरी बात समझना, सामान्य जनसंख्या वो है जो बाजार मूल्य पर वस्तुओं को खरीद सकती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सामान्य जनसंख्या जिसकी आय एक न्यूनतम स्तर पर है और बाजार मूल्य पर वो अपने लिए सामान को खरीद सकती है। और गरीब जनसंख्या वो है जो बाजार मूल्य पर भी नहीं खरीद सकती, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों को ध्यान रखना है, खाद्य सुरक्षा में दोनों लोगों के हितों का ध्यान रखना है। बहुत गरीब जनसंख्या जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी खाद्य सुरक्षा देनी है, और एक व्यक्ति जो बाजार में है, सामान्य स्तर पर जो सामान्य कीमतें हैं उस पर खरीद सकता है, सामान्य जनसंख्या कह सकते हैं। मेरी बात क्लियर कि नहीं? तो इसका मतलब है, यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सामान्य जो बाजार मूल्य पर खरीद सकते हैं, और ये बाजार मूल्य पर नहीं खरीद सकते। क्लियर है एवरीबॉडी? इस तरीके से जो चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है, उसको आराम से समझिए, देखिए, फिर बात कीजिएगा। ओके, क्लियर है? तो खाद्य सुरक्षा 143 करोड़ लोगों के लिए दो चीजें, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न होना चाहिए और उचित कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए। उचित कीमत की कंडीशन दो हैं, एक सामान्य जनसंख्या जो सामान्य कीमतों पर बाजार मूल्य पर सामान को खरीद सकती है, और एक बहुत गरीब जनसंख्या जो बाजार मूल्य पर भी नहीं खरीद सकती। उसको दोनों को सुरक्षित करना है, और दोनों के लिए सरकार काम करेगी। तो यहां पर जो सरकार जो काम करती है, जो नीति बनाएगी, उसके बारे में बात करेंगे, और यहां पर जो काम करेगी उसके बारे में बात करेंगे। यानी यहां पर भी सरकार इसके लिए नीति अलग बनाती है कि इतनी कीमतें ना हो जाएं कि आम आदमी भी ना खरीद पाए, और गरीब जनसंख्या तो किसी सूरत में खरीद ही नहीं सकती। तो उनके लिए सरकार क्या करती है? तो उस सभी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में सरकार क्या करती है इन लोगों के लिए, यहीं पर नोट करना चाहे कर लीजिएगा माय डियर। इन्हीं लोगों के लिए सरकार क्या करती है? पीडीएस स्कीम चलाती है। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसी के लिए शुरू किए गए हैं। समझिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकान से गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना बहुत कम कीमत पर, यानी कि खाद्य सब्सिडी कह सकते हैं इसको। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि हम कह सकते हैं इनको किस चीज की जरूरत है? इनको जरूरत है सब्सिडी की, कि भैया ये सामान्य कीमत पर नहीं खरीद सकते, तो सरकार यहां सब्सिडी देती है। मेरी बात समझ गए? तो हमें क्या पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, हमें पीडीएस भी पढ़ना है, हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पढ़ना है, इसी के अंतर्गत है। अब आप समझिएगा कि कृषि में हम फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों पढ़ें, हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें क्यों पढ़ें? क्योंकि कृषि का महत्व ही क्या है? खाद्य सुरक्षा पहला महत्व है। आपके दादा परदादा, पिताजी, चाचा, भाई या आप खुद पहली बार सोचिए, सबसे पहले क्या सोच के खेती करते हैं? बाजार में बेचने के लिए या अपनी जरूरत के लिए, खाने पीने के लिए? पहले अपने खाने पीने के बारे में सोचते हैं माय डियर, कि अपने लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। उसी तरह सरकार भी यही चाहती है। अमेरिका तक विकसित देश भी यही चाहता है कि हमारे यहाँ के किसान खेती करें, जबकि उसके पास इतना पैसा है कि दुनिया के किसी भी देश से अनाज खरीद सकता है, लेकिन नहीं, वो फिर भी कहता है कि खाने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए यह ध्यान रखिएगा, आयात कोई अच्छा विकल्प नहीं है। अमेरिका तक अपने देश में खेती करता है, और खेती में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, नए नए बीज बनाता है, नई नई सुविधाएं देता है। सोचिएगा, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है अमेरिका, जर्मनी, जापान, हर देश, क्योंकि खाने के लिए दूसरों पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए बात समझ गए कि नहीं? तो एक तो यह हो गया। दूसरा, इसके लिए क्या करती है सरकार? इसके लिए बाजार प्रणाली का सुधार करती है। क्या करती है? बाजार प्रणाली। अब ये बाजार प्रणाली में क्या क्या है?
इसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। बाजार प्रणाली, इसी में आपका सरकार एमएसपी डिसाइड करती है, इसी में खरीद मूल्य जारी करती है, इसी में आपके जारी मूल्य जारी करती है। सारी चीजें बाजार प्रणाली ऐसे सुनिश्चित करती है कि जिससे कि बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। एक उचित बाजार प्रणाली बनाती है इसी के लिए, जिससे कि कीमतें सही स्तर पर बनी रहें, किसान को भी नुकसान ना हो और उपभोक्ता यानी कि सामान्य जो आदमी है, आम आदमी, वो भी उसको खरीद सके। इसलिए इसको बाजार प्रणाली। तो सोचिए, अब इसमें हम ये बाजार प्रणाली भी पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर। क्लियर है? अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, दो तरीके हैं, एक आयात के माध्यम से, और अभी मैंने कहा अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, हर देश अपने यहां खेती करता है। खूब पैसा है, खूब संसाधन है, खूब पूंजी है, उसके बावजूद भी बढ़वाए, क्योंकि वो खाने पीने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। क्यों? हम बिना टेक्नोलॉजी के रह सकते हैं, बिना गैजेट के रह सकते हैं, लेकिन बिना खाने के नहीं रह सकते। अगर सोचिए विकासशील देशों में ने या अन्य देशों ने उनके यहां खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी, तो अमेरिका को घुटनों पर लाके खड़ा कर देंगे कि तुम वही करो जो हम कहते हैं, अन्यथा तुमको खाना पीना नहीं मिलेगा। सोचना। इसलिए हर देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, ध्यान रखिएगा। तो आत्मनिर्भरता के लिए हमारे पास ये विकल्प अच्छा नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो विकल्प है खाद्य सुरक्षा के लिए, ये विकल्प अच्छा नहीं है। मजबूरी में कुछ मंगाना हो तो अलग बात है, थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह इस पर निर्भर नहीं रह सकते। क्लियर? हर देश अब यही चाहता है कि हम इस पर ना जाएं। कुछ एक चीजें मंगानी पड़े तो अलग बात है, जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती या कम पैदा होती है उसको मंगा लीजिए, लेकिन टोटली डिपेंड ऑन इंपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर अस। ओके, अब बात आती है उत्पादन बढ़ाना। अब असली चीज यहां पर है कि उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से बढ़ाएं, कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से पढ़ना है, इसी पैटर्न पर पढ़ना है। प्री का क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। किसी भी देश के स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा विकल्प अच्छा है? आयात, उत्पादन बढ़ाना, या क्या क्या चीज है? खाद्य सुरक्षा में क्या क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न या उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्धता। यहीं से आपके चार्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। और इसको समझ लिया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर। और मेरा पूरा टारगेट यही होगा कि आपको अब जो इकोनॉमी पढ़ाई जाए वो पूरी फ्लो चार्ट में ही पढ़ाई जाए, टोटल इकोनॉमी इन फ्लो चार्ट, समझिएगा, जिससे कि दिमाग में एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ध्यान रखिए, इसी पैटर्न पर पढ़ाएंगे। और इसी पैटर्न पर ध्यान रखना, जो भी आपकी क्लास में बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, क्लास में हैं मौजूद, जो ऑलरेडी पेड बैच में क्लास ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यहां पर आए हैं, सोचना, उनसे बातचीत कर सकते, पूछ सकते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है ना? और उसी चीज के लिए आप लोगों के लिए एक बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बैच है, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। एक नया कंसेप्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें ध्यान रखना, लगभग हमारा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज से एक दिन पहले, कल से इंट्रोडक्शन हुआ है। और इसमें हमने 3 कंसेप्ट रखे हैं 3 साल का। एक हमने 18 महीने का कोर्स रखा है, यानी कि लगभग 1.5 साल का, एक 2.5 साल का, और एक लगभग 3.5 साल का, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2024, 2025, 2026, 3 तरह के कोर्स एक साथ रखे हैं। ध्यान रखिएगा, 3 तरह के कोर्स, और तीनों हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। करना चाहें तो कर सकते हैं, और फीस इतनी कम कि आप सोच नहीं सकते हैं। सारे फीचर्स वही P2I वाले बैच के हैं, वही प्रीलिम्स टू इंटरव्यू जो पहले आप लोग जान चुके हैं, और नहीं जानते हैं तो बता भी देंगे कि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है ना। लेकिन इसकी जो फीस है माय डियर बहुत ही कम, इसकी है 23,999, इसकी 26,999 और इसकी 29,999 रुपए। सोचिए 3 साल का कोर्स, 3.5 साल का कोर्स मात्र 29,999 रुपए मिल रहा है। सारे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई के साथ में, प्री के लिए अलग स्ट्रेटजी, मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी, इंटरव्यू के लिए अलग स्ट्रेटजी, बेसिक्स आपको अलग से कराया जाएगा, एडवांस आपको अलग से कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज इसमें रहेगी। सोचिए प्री की अलग, मेंस की अलग, डेली आंसर राइटिंग, वीकली प्रैक्टिस सेट, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। सोचिएगा ये सारी चीजें, और अभी से लेकर लास्ट स्टेज तक जब तक आप सफल नहीं होते। इसी में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इंक्लूड है, यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो हम दिल्ली में आपको अपने सेटअप पर बुलाएंगे, जहां पर 4 महीने तक मेंस की तैयारी कराएंगे, जिसका रहने खाने की व्यवस्था संस्थान करेगा। आपको कुछ नहीं करना है और मात्र फीस इतनी ही है। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। यह एडमिशन आपके 15 तारीख को क्लोज हो रहे हैं, ध्यान रखना। और यह इवनिंग बैच है 6 PM, ठीक। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि यह फीस तभी एप्लीकेबल होगी, ध्यान रखना, जब आप MK लाइव कोड यूज करते हैं तो। और इसके साथ ही आप लोग मेरे से कनेक्ट भी हो जाएंगे, मुझसे जुड़ भी जाएंगे, सारी चीजें भी हो जाएंगी, ठीक है ना। पर्सनल गाइडेंस से लेके सब कुछ आपको मिलेगा, मेंटर्स भी मिलेंगे, प्लस हम लोगों का गाइडेंस आपके साथ में अलग से है, साथ के साथ डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी माय डियर आपको नहीं मिलेगी। जिसको 2024, 2025, 2026 जो भी टारगेट लेके चलना है लेके चल सकते हैं। बेहतरीन मौका है, इतने कम अमाउंट में आप कर सकते हैं, और पैटर्न वही है हम लोगों के पढ़ने लिखने का। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम आते हैं उसके बाद अगला टॉपिक के उत्पादन को लेकर के। ध्यान रखना कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो यहां पर हम बात करेंगे कृषि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि। ध्यान रखना, कृषि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि। अब बात आती है कि आखिर हम इसको कैसे करें, 143 करोड़ को खाद्य सुरक्षा कैसे दें। तो उत्पादन में वृद्धि करनी है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए माय डियर ध्यान रखिएगा, इसके 2 तरीके हैं। एक, या तो आप भूमि का विस्तार कीजिए, भूमि का विस्तार कीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा खेत में खेती करिए, एरिया फैलाइए। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप उसकी उत्पादकता में वृद्धि कीजिए, उत्पादकता में वृद्धि कीजिए। ध्यान रखिएगा, या तो भूमि का विस्तार कीजिए, बढ़ाइए, या फिर उसकी उत्पादकता यानी प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर अधिक उपज लेके आना है। इसका मतलब समझ गए, ठीक। लेकिन अब बात में यहां पर भी आ गया फिर से। आप लोग कहेंगे सर लेकिन वेकिन का कंसेप्ट बहुत जोड़ देते हैं, आखिर कैसे होता है ये? लेकिन का कंसेप्ट मैं इसलिए जोड़ रहा हूं माय डियर कि यहां पर बहुत जरूरी है, समझिएगा। लेकिन का मतलब यह है कि भारत में इसकी संभावना ध्यान रखना बहुत कम है, इसकी संभावना बहुत कम है। जो मैं पॉइंट बना रहा हूं ना, चार्ट बना रहा हूं, इसी से आप देखिएगा यूपीएससी में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये कंसेप्ट समझने का एक तरीका होता है। संभावना बहुत कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यहीं पर सोचिएगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए आवास की जरूरत बढ़ेगी, ऊपर की तरफ एरो का मतलब होता है बढ़ना और नीचे की तरफ एरो का मतलब होता है घटना। ये मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का। तो आवास की जरूरत बढ़ रहेगी। अब बस सोचिए, एक गांव में या शहर में कहीं पर भी हो, अब नए नए मकान बनाने हैं तो कहां बनाएगा वो? गांव में देख रहे हैं ना,
पहले इतना छोटा सा गांव होता था, बड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा गांव हो गया। और वो बाहर के जो मकान बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? खेतों में बन रहे हैं, आपकी कृषि भूमि में बन रहे हैं। तो इसकी वजह से लगातार आपकी कृषि भूमि और इसमें जा रही है। इनको आवास के लिए जमीन की जरूरत है, कहां बनाओगे भाई मकान? ठीक। दूसरा, जगासार बढ़ रही हो रही है। दूसरा, आपका लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो नए नए शहर का विस्तार हो रहा है। तो नई नई कॉलोनियां कहां बन रही हैं? खेतों में। जो शहर के किनारे पर जो खेत होते थे, आज वहां रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, नई नई कॉलोनीज बन रही हैं। खेतों को काट करके क्या बनाए जा रहे हैं? कॉलोनी बनाई जा रही है। तो इसमें कृषि भूमि और ज्यादा जा रही है। तीसरा, आपका आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, और वो चाहिए ही चाहिए। आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। सोचना, आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। इसमें जैसे हम बात करें रेल, सड़क, विद्युत प्लांट या संचार के जो भी हैं, अब इनका जब डेवलपमेंट होगा, नए नए रोड बनेंगे, नए नए हाईवे बनेंगे, नए नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे। सोचिएगा, सारी चीजें बन रही हैं। जमीन कैसी जा रही है? आपने सुना है ना कि दिल्ली के पास में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। सोचना, कितनी खेती की जमीन जा रही होगी उसके अंदर। इस तरह के हर राज्य में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अब एक्सप्रेस वे हवा में तो बन नहीं रहे बेटा, बनेंगे जमीन पर ही ना। तो ये सारे के सारे इनकी वजह से कृषि भूमि और ज्यादा कम हो रही है, इनके कारण। बात समझिएगा। तो इनकी वजह से सोचना, इनके कारण क्या हो रहा है? कृषि भूमि कम हो रही है। और हमें सोचिए, कृषि भूमि का विस्तार करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? कहां से लाओगे जमीन? एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा एक पॉइंट और समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन को सुरक्षित रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन से संरक्षण के लिए हमें लगभग 33% वन भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? हमें कुल भूमि का कम से कम 33% हिस्सा कैसा चाहिए? वन भूमि चाहिए होती है। हर देश के लिए पैरामीटर है कि भाई आपको अपने देश में आपकी जितनी भी भूमि है उसका 33% क्षेत्र पर वन भूमि होनी चाहिए। तब आपका पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा, जलवायु परिवर्तन से आप बच पाएंगे। लेकिन भारत में कंडीशन क्या है? यहीं पर सोचिएगा, भारत की सिचुएशन क्या है? भारत की सिचुएशन है, भारत में अभी लगभग 25% के आसपास है। सोचिएगा। और यह भी हमने इतनी बढ़ाई है, और इसमें भी 25% जो वन भूमि है उसमें पता है क्या क्या शामिल है? आपके गमलों में लगे हुए पौधे, आपके घर में लगे हुए प्लांट, आपके छत पर लगे हुए प्लांट, आपके गली मोहल्ले में छोटा सा पार्क जो है वो भी शामिल कर लिया गया है, सड़क के किनारे लगे हुए पौधे शामिल कर लिए गए हैं। यानी कि जंगल तो है ही, पार्क से लेकर के छोटे छोटे गमलों में, छोटी छोटी जगहों पर जो कुछ भी पेड़ पौधे हैं उन सबको काउंट कर लिया गया है। तब जाकर के हम इतने सालों में 25% वन भूमि बना पाए हैं लगभग। और अभी इसको 33% तक लेके जाना है। कैसे करोगे? इसलिए सरकार लगातार क्या कोशिश कर रही है? भैया प्लांटेशन करो, पौधे लगाओ, नए नए पौधे लगाओ, 2 करोड़ पौधे लगाओ, 5 करोड़ पौधे लगाओ। कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? इसलिए जंगल काटने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधों पर काटने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। क्या करोगे? कैसे करोगे? तो इसकी वजह से हमें और कृषि भूमि का नुकसान होगा। अब बताओ, कृषि भूमि का विस्तार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो विकल्प क्या बचा? विकल्प बचा माय डियर, उत्पादकता में वृद्धि। यह विकल्प समझिएगा। तो इसका मतलब हो गया, ये जो विकल्प है, ये विकल्प काफी हद तक सही है। इसी पर हमें काम करना चाहिए, है कि नहीं? अब कहोगे सर खाद्य सुरक्षा पढ़ा रहे हो और कृषि पढ़ा रहे हो,
पहले कृषि के संबंधित सारी चीजों को समझ तो लीजिए। धीरे धीरे उसी पे आ रहा है बेटा, एक एक चीज पढ़ेंगे। जब आप प्लान बनाओगे, आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, अधिकारी बनने जा रहे हो माय डियर, तो किसी भी चीज को डिस्कस करने से पहले उसका पूरा बेस, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर कुछ भला होगा। एक एक क्वेश्चन बनेंगे यहां से। भारत में भूमि विस्तार से संबंधित समस्या क्या है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहली, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, बताइए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? भारत में भूमि का विस्तार क्यों संभव नहीं है? कारण बताइए, 1 2 3 4। ये रे कारण। भूमि सुधार इसी का हिस्सा है ना, कृषि का, तो यही है ना। कैसे करोगे? ये सब क्वेश्चन आने हैं। अब बताइए, भारत में उत्पादकता में, कृषि खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि कैसे संभव है, किस तरीके से हो सकती है? अब इस पर बात करते हैं, ध्यान रखना। भारत में कृषि या खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि, ये है। इसको देखिए आप, इसको कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं, ध्यान रखना। ये एक बेहतर विकल्प भी है और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि जो खेती करता है उसको सुरक्षित कीजिए। ध्यान रखिएगा, पहले जो खेती करता है पहले उसको सुरक्षित कीजिए। ध्यान रखना, कृषक सुरक्षा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसान सुरक्षित है तो खेती कर पाओगे। कृषक सुरक्षा एक, और दूसरा इसका और तरीका है कि कृषि में निजी निवेश कीजिए, निजी निवेश को बढ़ावा देना, निजी निवेश को बढ़ावा देना। ये दो चीजें। किसान सुरक्षित रहेगा माय डियर, खेती किसान ही करेगा, वही उसमें निवेश करेगा, वही मेहनत करेगा, वही पैदा करके आपके गांव से शहर तक खाद्यान्न को पहुंचाएगा, वही फैक्ट्रियों तक पहुंचाएगा, वही हम तक पहुंचाएगा। लेकिन यह तभी संभव है जब किसान सुरक्षित हो। मेरी बात समझ रहे ना? और कृषि का विकास तब संभव है जब इसमें निजी निवेश भी बढ़े। आज की डेट में लोग मालूम प्लॉट खरीद के डालना चाहते हैं, सोना खरीद के डालना चाहते हैं, मकान खरीद के डालना चाहते हैं। एक मकान है, चलो एक और ले लो, इन्वेस्टमेंट कर दो। शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन कृषि में निवेश करना नहीं चाहते। उनको लगता है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब पैसा आएगा। वो दूसरा काम धंधा खोल लेते हैं, लेकिन इसको नहीं बढ़ाएंगे। मेरी बात समझना क्लियर है? अब यहां पर समझिएगा, कृषक सुरक्षा। अब इसमें क्या क्या होगा? कृषक सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पर हो सकता है? कृषक सुरक्षा के लिए इसमें भी ध्यान रखना, दो चीजें इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। किसान की अतिरिक्त आय की सुरक्षा होनी चाहिए, अतिरिक्त आय की सुरक्षा। अगर किसान को अतिरिक्त आय नहीं है और केवल कृषि पर निर्भर है, और सोचिए किसी भी कारण से कोई भी संकट आ गया और कृषि नष्ट हो गई, कोई भी आपदा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बेचारा वो क्या करेगा? अगली फसल बो पाएगा? भूखा मर जाएगा। बोने की तो बहुत दूर की बात है। अतिरिक्त आय चाहिए। अब कहोगे सर खाद्य सुरक्षा से आप कहां ले आए? भैया पैदा कौन कर रहा है? हमको खाना कौन दे रहा है? अन्नदाता। अन्नदाता की सुरक्षा नहीं करोगे, उसको सुरक्षित करोगे, तभी तो तुमको मिलेगा। शहर में आइए, आपको एक चीज बहुत अच्छी पता चलेगी, पता है क्या? जहां पर दूधिये इकट्ठे होकर के दूध उपलब्ध सप्लाई करते हैं, जहां पर भैंसे पालते हैं लोग, डेयरी पालते हैं, डेयरी रखते हैं और दूध का सोची सप्लाई करते हैं, जहां पर हम जैसे लोग जाकर के सुबह सुबह उनसे यहाँ के फ्रेश दूध लेकर के आते हैं। पता है, उसको जब नई गाय नई भैंस की और जरूरत पड़ती है ना, तो हम उसको एडवांस पैसा दे देते हैं। उसे घर में किसी की शादी वादी होती है तो एडवांस पैसा देते हैं। क्यों? भैया वो सुरक्षित रहेगा तभी हमको प्योर दूध मिल पाएगा। नहीं तो अपनी बेटी की शादी करेगा, 4 भैंस बेच देगा, हमसे कह देगा भैया अब दूध नहीं है।
क्या करोगे? तो भैया पैसा हमसे ले जा, दूध देते रहना, दैट्स इट। यही चीज है। इसीलिए ठीक। अब इसमें दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा इसमें यह हो सकता है कि हम कृषि गतिविधियों में सहायता करें। कृषि गतिविधियां में सहायता, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दें। सहायता मत लिखिए, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा। कृषि गतिविधियों को बढ़ावा, यह समझिएगा। ठीक, ये रहे। अब बात आती है कृषि गतिविधियां क्या होगी, अतिरिक्त आय क्या है? अतिरिक्त आय का मतलब होता है उसको ऐसी चीजें उपलब्ध करा देना जहां से उसकी अतिरिक्त आय होती रहे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि पशुपालन। समझ में आ गया? जो पहला टॉपिक लिखा था हमने, मत्स्य पालन, इसको उपलब्ध करा दीजिए। और क्या है इसमें? मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये उसको सिखा दीजिए, काम होता रहेगा। कृषि आधारित उद्योग, इनको सिखा दीजिए। कृषि आधारित उद्योगों को लगाना शुरू कर दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उससे जुड़े हुए इंडस्ट्रीज को लगाइए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा? उसकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी होगी, भोजन भी मिलेगा, पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, अतिरिक्त आय भी मिलेगी, और इन सबसे कृषि को सहायता भी मिलेगी। और कृषि गतिविधियां क्या हैं दोस्त? ध्यान रखना, कृषि गतिविधियां जो हैं वो आपकी दो तरह की हैं। कहोगे सर पूरी की पूरी आपने एग्रीकल्चर पूरे चार्ट में ही बना दिया है। बिल्कुल है बेटा, यही है। इसी तरीके से मुझे पढ़ाना है, इसी तरीके से पढ़िए और समझिए। कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दो तरीके से दिया जा सकता है, दो स्तर पर देते हैं। एक होता है फसल पूर्व प्रबंधन के तौर पर। फसल पूर्व प्रबंधन बोले तो फसल कटने से पहले की गतिविधियां, फसल कटने से पहले की। हर स्टेज पर किसान को जरूरत है, किसान को सहायता की जरूरत है। और एक है फसल पश्चात प्रबंधन, फसल पश्चात प्रबंधन। ध्यान रखिएगा, फसल पूर्व प्रबंधन, फसल पश्चात, फसल कटने के बाद, और यह फसल कटने से पहले। अब इसमें क्या क्या आएगा यहीं पर सोचिएगा, यहीं पर एक एक करके अभी बताऊंगा मैं, पूरा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा मैं, और एक एक चीज में आपको पढ़ाऊंगा मैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फसल पूर्व प्रबंधन, यहां देखिएगा, इसमें क्या आएगा? भूमि सुधार, इसी में आएगा सिंचाई व्यवस्था, इसी में आएगा फसल विविधीकरण, इसी में आएगा बीज उर्वरक, इसी में आएगा वित्त सहायता, इसी में आएगा बीमा, इसी में आएगा तकनीक। यह सब उसको किसान को चाहिए। ध्यान रखना, किसान को चाहिए ही चाहिए। यानी कि पहले, सबसे पहले कृषि भूमि का सुधार करना है, उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था है, उसके बाद फसल, कौन सी फसल बोनी चाहिए, कैसी फसल बोनी चाहिए, किस तरीके की फसल बोनी चाहिए, उसके बाद कौन से बीज, किस प्रकार का उर्वरक, कौन सा उर्वरक किस तरीके से मिलेगा, कहां से मिलेगा, वित्त यानी वित्त बीमा की सहायता उपलब्ध कराना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है ना। और उससे टेक्नोलॉजी, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी उसको प्राप्त होनी चाहिए, तब ये जाकर के कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। जब तक ये सारी चीजें सुधरेंगी नहीं, तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता, वरना जितना पैदा हो रहा है उससे घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। और जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब ये होगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यहां पर फसल पश्चात क्या होता है? फसल पश्चात होता है आपका भंडारण, परिवहन, संचार,
बाजार प्रणाली, कहां बेचेंगे, और उद्योग, कृषि उद्योग। ये रहे, कृषि उद्योग लगाइए जहां पर आराम से उसको माल की बिक्री हो सके, यानी कि भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए उसके अनाज के, उसके सारी चीजों की, जहां पर वो भंडारण कर सके। परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क और अन्य साधन अच्छे होने चाहिए। संचार व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि मंडियों का रेट उसको पता चल सके, कौन सी मंडी में कैसा रेट चल रहा है, किस तरीके का रेट चल रहा है। पता ही नहीं चलेगा तो कहां लेके जाएगा, पड़ोस की मंडी में बेचेगा, मजबूरी में सस्ता रेट देके आएगा। बाजार प्रणाली अच्छी होनी चाहिए जहां पर उसका शोषण ना हो, उसको सही कीमत मिल सके। बात समझे नहीं? पता चला उसने मेहनत करके सब कुछ उगा दिया और पता चला कि बाजार में उसको बिचौलियों ने लूट लिया, पैसे ही नहीं दिए, कम दिए, लागत भी नहीं निकली उसकी। और उद्योग, जितने ज्यादा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होंगी उसके माल की कीमत उतनी अच्छी मिलेगी। ये सारी चीजें। और निजी निवेश के लिए क्या कर सकते हैं, अब आप समझ लीजिए। निजी निवेश में आप नए नए स्टार्टअप खोल सकते हैं, इसमें स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हो, इसमें नवाचार को बढ़ावा दे सकते हो। ये सब चीजें हैं। अब आप सोचिएगा, अब आपसे कहा जाए कृषि के विकास के लिए एक योजना बनाइए, कृषि के विकास की योजना, तो किस चीज के लिए बनाओगे? नेचुरल सी बात है, भूमि सुधार के लिए भी बनाओगे, सिंचाई के लिए भी बनाओगे, बीज उर्वरक के लिए भी बनाओगे, वित्त बीमा के लिए बनाओगे, तकनीक के लिए भी बनाओगे, भंडारण के लिए भी बनाओगे, परिवहन के लिए भी, संचार के लिए भी, बाजार के लिए भी, कृषि उद्योग। यानी कृषि के विकास का मतलब है ये कृषि की गतिविधियों को क्या करना है, इंप्रूव करना है, इनका सुधार करना है। लेकिन ये गतिविधियां तभी बढ़ेंगी जब, जैसे कि एम एस स्वामीनाथन ने कहा था, कृषि का विकास तभी संभव है जब कृषक का विकास होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, भारत में अब कृषि मंत्रालय जो था पहले, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। क्यों किया गया? क्योंकि भैया कृषि का विकास तभी संभव है जब कृषक का कल्याण होगा। आ जाइए इधर, ये रहा। तो ये भी तो इसी का हिस्सा है, कृषि का, इनको भी तो डेवलप करना पड़ेगा, इसी से तो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, इसी से उसका घर का खर्च चलेगा। अगर यहां पे कोई संकट हो गया तो तब यहां से सुरक्षित है। ये सारी चीजें इसमें हैं। और क्या सोचिए, कृषि के विकास को बढ़ावा देना है तो इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको भी देना है। माय डियर, ध्यान रखना, इसको भी देना ही है। और इसको देना है तो क्या भूमि का विस्तार की इसकी संभावना देखनी है, उत्पादकता की कंडीशन देखनी है, सब कुछ है माय डियर। अब बताइए, सरकार जो योजनाएं बनाती है कृषि से जुड़ी हुई, जितनी भी स्कीम हैं, अब आप सोचिएगा कौन कौन सी है। भूमि सुधार को लेकर के आपकी सहकारी कृषि का कंसेप्ट, चकबंदी का कंसेप्ट, हदबंदी का कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्यों बनाई, फसल विविधीकरण की योजना क्यों चलाई है, बीज के लिए राष्ट्रीय बीज नीति सरकार ने क्यों बनाई है, उर्वरक के लिए पोषण आधारित उर्वरक योजना क्यों चलाई है। ये सारी योजना इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। वित्त के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड क्यों चला रही है, जनधन योजना क्यों चला रही है, सोचिए सहकारी बैंक की स्थापना क्यों की गई, बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों चलाई है, टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी, क्या उपयोग है, कैसे उपयोग है, कौन कौन सी चीजों का विकास हो रहा है। यही क्वेश्चन बनने बेटा यूपीएससी में। स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ग्रामीण भंडारण योजना, एफसीआई की योजना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, वो भी तो भंडारण ही करता है। परिवहन के लिए सोचिए, संचार के साधन नहीं बना रहे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। संचार के लिए क्या हो रहा, भारत जोड़ो परियोजना चल रही है ना, भारत नेट परियोजना, इंडिया नेट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। गांव तक क्या जरूरत है ब्रॉडबैंड कराने की? क्या केवल यूट्यूब की रील दिखाने के लिए? नहीं बेटा, इन सब चीजों के लिए, जिससे कि वहां तक उसकी सूचना मिल सके। बाजार प्रणाली, मंडी समिति तो बाजार बनाई बनाया, ई नैम परियोजना बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाए हैं, अब बना रहे हैं, सरकार ये कोशिश कर रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रही है। ये रहे
नए नए स्टार्टअप खोल रही है, नवाचार को बढ़ावा दे रही है। कौन कौन सी योजना है अब आप समझ लीजिए। तो यहीं से कुल मिलाकर के आपके सारे क्वेश्चंस बनने हैं, सारी योजनाएं इन्हीं से हैं। अब सरकार की जो योजनाएं हैं माय डियर, वो दो तरह की हैं। एक योजना है जो समग्र कृषि के विकास की योजना है, पूरी कृषि के विकास पे चर्चा करती है सरकार, जिनमें राष्ट्रीय कृषि नीति भी है, हरित क्रांति भी है, द्वितीय हरित क्रांति भी है, ध्यान रखना वो भी है। और उसके साथ साथ और क्या है, ये सेक्टोरल योजना है, छोटी छोटी अलग अलग योजना है। तो हमें दोनों तरह की चीजें डिस्कस करनी है एक एक करके। समग्र कृषि के विकास की योजनाओं को भी पढ़ना है, सरकार के प्रयासों को भी पढ़ना है, और फिर एक एक करके इन सारी चीजों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, एक एक योजना को इनको देखते जाना है। भूमि सुधार के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, पशुपालन के लिए क्या किए हैं, मत्स्य पालन की कौन सी योजना है, ठीक है ना, सिंचाई के लिए कौन सी योजना है, ये छोटी छोटी योजना है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, यहीं से आपके एक एक क्वेश्चन बनेगा। बेटा गारंटी दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस पैटर्न से पढ़ लिया तो। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ने वालों के लिए क्वेश्चन मिलेगा, मनोरंजन करने वालों के लिए तो हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो जोक सुनाते हैं और मजे लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर बात करते हैं, क्लियर। इस तरीके से हम इसको पढ़ना है, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस डिफाइन किया है, लेकिन ध्यान रखना सिलेबस डिफाइन नहीं है, यहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब मैं कहूं कि कृषक सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, सारे उपाय। कृषि उत्पादकता के लिए हमको क्या करने चाहिए, 1 2 3 4, बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है या कौन कौन से सही हैं, ठीक है ना। ये किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी। चलिए अब मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं उनको देख लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। इस समय राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना हिस्सा है, यह आया हुआ क्वेश्चन है पहले का, इसलिए इसके आंकड़े आपको गलत लग सकते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए 20%, 25%, 30%, 35%, ध्यान रखिएगा 20, 25, 30, 35। अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आंकड़े भी पुराने वाले ही होंगे, ध्यान रखना। अब इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी यानी कुल अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना हिस्सा है, तो वर्तमान में देखा जाए तो 18% से नीचे है, ध्यान रखना वर्तमान में। लेकिन इसके तरीके से देखा जाए तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 20%, इसके अनुसार यह है, लेकिन यह पुराना आंकड़ा है, ध्यान रखना। वर्तमान में 2022-23 के सर्वे के अनुसार कृषि का हिस्सा जीवीए यानी कि हम कह सकते हैं लगभग जीडीपी में भी कह सकते हैं 18% के लगभग है। कितना है, 18%, इसलिए यह पुराना आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा, 18% के आसपास है। और यह आकलन कौन करता है, ध्यान रखना, इसका जो आकलन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, ये करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये इसका आकलन करता है। दो चीज में ध्यान दे लीजिए, क्लियर एवरीबॉडी, ठीक। बाकी और आंकड़ा होगा तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, फरवरी में बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उस समय फिर नया आंकड़ा मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अब यहीं पर सोचिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आराम से आप आंसर दे सकते हैं। यानी कि देश की जीडीपी में
अर्थव्यवस्था में कृषि की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है या घट रही है? नेचुरल सी बात है, लगातार घटती चली जा रही है। पहले सोचिएगा, कुछ सालों पहले तक कृषि अर्थव्यवस्था में हमारा 50% से ज्यादा योगदान देती थी आजादी के बाद से, और धीरे 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 ये क्या हो रहा है, हिस्सा कम होता चला जा रहा है। आज कितना रह गया है? आज वर्तमान में कितना हो गया है? 18% के आसपास ये रहा। पहले कभी 50%, 60%, 65% तक होता था, आज ये घट गया। और घटना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ये लगभग 15% के आसपास होना चाहिए, 15% के आसपास होना चाहिए। लेकिन बुरी स्थिति क्या है? बुरी स्थिति यह है कि यहां पर जो रोजगार की कंडीशन है, रोजगार अभी भी कृषि के क्षेत्र में कितने परसेंट मिलता है पता है? 54.6%। इतने लोगों को रोजगार दे रहा है अभी भी। यह गलत कंडीशन है। जितना यह है उतना ही एक्चुअल में रोजगार भी होना चाहिए। बाकी रोजगार कहां मिलना चाहिए? सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां समस्या, इसलिए गांव में बेरोजगारी ज्यादा दिखती है, क्योंकि लोग कृषि में ही निर्भर हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जबकि कृषि में जितने परसेंट योगदान होना चाहिए उतने परसेंट लोगों को होना चाहिए। यानी देश की कुल जनसंख्या का मैक्सिमम 15% होना चाहिए, 15-16% बस। बाकी एक्स्ट्रा लोग लगे पड़े हैं, बेरोजगार हैं बेचारे, सब क्या करेंगे? ये कंडीशन है। और यहीं पर आपको बता दूं कि लगभग ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर है। ये देख लीजिए, 70% लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, घट रहा है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? मैंने कहा ना, पुराना ही आंकड़ा है। कृषि वर्ष किस वर्ष में? तो 2012-13 में, 13-14 में, 14-15 में, 2015-16 में। तो आंसर है आपका ये 2014-15 में -0.3% के लगभग ये माइनस में चली गई थी। 0.3% इतनी ग्रोथ रही 14-15 में। ये आंकड़ों के अनुसार था। बाद में जाकर के इसको इंप्रूव कर लिया गया, सुधार कर लिया गया, तो ये थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी। ठीक, ध्यान रखेगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं, बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी हमारी योजना रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से लेकर के 66 तक। ये योजना ये पूरी तरह से असफल हो गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 वर्ष लगातार मानसून असफल रहा। दूसरा, ध्यान रखिएगा, 2 युद्ध हुए, 1962 का और 1965 का। किसके साथ? पाकिस्तान और चीन के साथ। तो सोचिए, ऐसे में हम क्या करते? हमारा पूरा ध्यान कहां चला गया? युद्ध पर, और मानसून असफल था, इसलिए हमारे यहां कृषि व्यवस्था सही नहीं हो पाई। ध्यान रखना, इसलिए क्या हुआ, हमारी कृषि कैसी चलेगी? माइनस में चली गई थी। -1% के लगभग इतनी पहुंच गई थी, माइनस में ग्रोथ चली गई थी। ठीक है ना एवरीबॉडी? और 5वां क्वेश्चन है कथन ए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। कारण, भारत अब थोक में खाद्यान्न आयात नहीं करता है। अब सोचिए, यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और आर सही है परंतु ए गलत है। सोचिएगा, इसी से आंसर है आपका
ए। दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? वो व्याख्या करता है क्योंकि भारत अब थोक में आयात नहीं करता, आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, अब केवल उन्हीं चीजों को मंगाता है जिसके हमारे यहां पैदा नहीं होता है, जैसे खाद्यान्न तेल है, ठीक है ना, या दलहन है। बाकी गेहूं चावल में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। किसकी वजह से? यह है हमारी हरित क्रांति की वजह से, क्रांति के कारण। इसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे, इसी तरीके से हम सारी चीजें कवर करते चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, प्रॉपर तरीके से काम करते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। टॉपिक भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, साथ के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो जाएंगे दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा। और आप लोग जिस किसी को मुझसे जुड़ना है और कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, तो ये मेरा लिंक है, MK लाइव मेरा कोड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्स परचेज करने के लिए, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। ये टेलीग्राम कोड है, ठीक, ये मेरा इंस्टाग्राम है, और ये मेरी मेल आईडी है, और ये टेलीग्राम का बार कोड है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना आप करिए, जुड़े रहिए मुझसे, आराम से काम करिए, एक एक चीज की प्रैक्टिस कराना, पढ़ाना, सिखाना और सफलता तक पहुंचाना केवल उनको जो करना चाहते हैं। ना करने वालों के लिए तो बेटा भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। भरोसा रखिए, आपका भला होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।